नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। आज हम बहुत दिनों बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और भाषाएं क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको बेसिकली आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया था कि एक हार्डवेयर और एक यूजर के मध्य एक ब्रिज होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को इस चीज के काबिल बनाता है कि यूजर जो है वो अपना मनचाहा काम उसके ऊपर कर पाए किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो आपको बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है डायरेक्टली उससे यूज करने के लिए। अगर किसी सिस्टम को आपको एकदम यूज ही लेना है, जैसे आपको मोबाइल को ऑन ही करना है सिर्फ, फिर भी आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सिस्टम को चलाने के काम आता है। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक यूजर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक ब्रिज का काम करता है। जब जो कोई यूजर होता है वो कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को सेव करता है तो उस फाइल का नाम देना होता है, और वो उस फाइल जो है वो डिस्क के, हमने डिस्क पढ़ी थी, उसके अंदर सेक्टर थे, उसके अंदर ट्रैक थे, कहां पर जाके सेव होगा, ये सारा जो है निर्धारित करना, ये डिसाइड करना जो होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी आप अपने सिस्टम स्क्रीन पर जो है आप देख पाओगे कि हार्डवेयर से यूजर तक का जो सफर होता है वो किस प्रकार से होता है। जो यूजर होता है उसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे को एक कहानी लिखनी है तो मुझे एक वर्ड पैड की आवश्यकता होगी, तो मैं एक वो सबसे पहले जो वर्ड पैड हुआ वो किसके अंदर आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। वो जो वर्ड पैड होगा वो किस एनवायरमेंट में चलेगा, वो किस सिस्टम के अंदर चलेगा, उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके नीचे उसके बीच में होगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर की सहायता से ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये हमने देखा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं मैक ओएस की, एप्पल के जो कंप्यूटर आते हैं उसके अंदर मैक ओएस होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स, सोलोरिस, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। जो आपका फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड, वो लिनक्स पर आधारित है। वो क्या है कि लिनक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉइड होता है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? लिनक्स पर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं लैंग्वेज या फिर प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर। लैंग्वेज जो होती है उसको समझने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, एक प्रोसेस करने वाला चाहिए होगा, ताकि मैं पता कर सकूं कि मैं क्या मतलब सिस्टम क्या बोलना चाहता है, और जो मैं लिखना चाहता हूं, मैं कोड देना चाहता हूं, वो कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या फिर कंपाइलर्स का प्रयोग करते हैं। कंपाइलर्स क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे कि इंटरप्रेटर होता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है तो क्या होता है, या फिर जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, असेंबलर होता है वो क्या होता है, ये हमने देखे। तो अब अपन बात करेंगे कि आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्राम साधारणतः किसी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी या C++ या जावा या फिर पाइथन इनके अंदर बनाए होते हैं। इन प्रोग्राम्स में जो निर्देश होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या फिर आप आगे पढ़ोगे, माफी चाहूंगा, आप आगे पढ़ोगे या फिर आप जब HTML का यूज लोगे तो आप देखोगे कि आप इंग्लिश भाषा में कुछ चीजें लिख रहे हो। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था आपको कि जो कंप्यूटर है वो 0-1 समझता है, उसको तो अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे
इन निर्देशों को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिद्धांत पर आधारित होता है। बाइनरी मतलब 0 या 1। ये केवल बाइनरी भाषा 0-1 को निर्देश को ही समझ पाता है। उसके अंदर 0-1 के अंदर जो चीज आएगी उसको समझ लेगा, बाकी वालों को वो समझ नहीं पाएगा। अतः कंप्यूटर पर हाई लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे मैं बात करूं, मुझे चाइनीज नहीं आती, मैं किसी चाइनीज व्यक्ति से बात करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं हिंदी बोलूं तो उस व्यक्ति को कोई एक बंदा जाकर चाइनीज में वही बात बोले जो मैं बोलना चाहता हूं। तो वो क्या हो गया, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, उसने ट्रांसलेट कर दिया। तो इसी प्रकार जब हम मशीन के बारे में बात करते हैं तो हमें भी एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। यह कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये चीज आप ध्यान रखना। असेंबलर क्या होता है, यह आप अपने सिस्टम पर देख सकते हो। असेंबलर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। इसको हम आगे अपने इसी चैप्टर के अंदर आगे और भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से इसकी उपयोगिता होती है। इसके अंदर देखेंगे आप, असेंबली लैंग्वेज है, उसको असेंबली लैंग्वेज जो है उसको असेंबली में भेजेंगे अपन असेंबलर में, और असेंबलर जो है वो उसको मशीन लेवल प्रोग्राम है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक उसी प्रकार है इंटरप्रेटर भी इसी प्रकार का होता है, जो हाई लेवल की जो प्रोग्राम होते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, असेंबली लैंग्वेज के, है ना। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामों के लिए किसका यूज लेते हैं हम, असेंबलर का, और हाई लेवल के लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम में किसका यूज लेते हैं हम, इंटरप्रेटर का। ये क्या करता है कि जो हम इसको सोर्स कोड देने वाले हैं उसको एक एक लाइन को वो रीड करेगा और उसको फिर कन्वर्ट करता जाएगा। हर एक लाइन को रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन पे जाएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा। तो आप चीज ध्यान रखना, जब मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो मैं एक एक लाइन की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक लाइन की बात कर रहा हूं। इसके दौरान जैसे ही कोई त्रुटि आ जाती है तो ये वहां पर बंद हो जाता है। इसका जो पूरा, जैसे मैं एक बात कहता हूं कि जैसे मैं 5 लाइन का एक कोड लिखता हूं, इंटरप्रेटर क्या करेगा, यहां पर आएगा, इसको इंटरप्रेट करेगा और इसको मशीन कोड के अंदर बदल देगा, फिर इसके ऊपर आएगा, इसको करेगा और इसको 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने देखा कि इस कोड के अंदर मेरे कुछ गलतियां थी, तो ये क्या करेगा, यहां पर इसका क्रियान्वयन बंद कर देगा और बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लाइनें थी उनको कभी इसने इंटरप्रेट किया ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एक इंटरप्रेटर की खामी हो गई, तकलीफ हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है, जब इंटरप्रेटर में ये प्रॉब्लम थी कि वो एक एक लाइन को रीड करता है और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो बाहर निकल आता है, तो उसकी जगह हमने क्या किया, कंपाइलर का प्रयोग करना शुरू किया। कंपाइलर का प्रयोग भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ये वही काम करता है जो इंटरप्रेटर कर रहा है, परंतु इसके अंदर क्या है, कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को एक एक लाइन को रीड करने के बजाय पूरे प्रोग्राम को रीड करता है। वो क्या करेगा, ये 5 लाइन का कोड है, इसको पूरे को एक चीज समझेगा और पूरे को रीड करेगा और इसके अंदर जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वहां वहां आपको बता देगा कि आपके इस प्रोग्राम में कहां कहां प्रॉब्लम है। तो हमें क्या समझ में आया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन से कोड को रीड करता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ रीड करता है। ये एक मेन डिफरेंस है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिमाग में रहना चाहिए जब मैं बात करूं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई त्रुटि होती है तो डिबग के अंदर भेज देता है, अगर इसके अंदर त्रुटि नहीं होती तो वो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रख रखाव के काम आते हैं। जैसे रजिस्टर एडिटर होता है, जैसे आपका CMD कमांड विंडो होती है, ये सारी चीजें। इसके बाद जो है जैसे एंटीवायरस का ये सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे फाइल कंप्रेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे किस में आएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम में आएंगे। अब आप अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके नाम के अंदर आ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, उसका कार्य, किसी स्पेसिफिक कार्य को करवाने के लिए
जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मेरे लिए वर्ड का होना जरूरी है। अगर मैं किसी नंबरों पर काम कर रहा हूं तो मेरे पास स्प्रेडशीट का होना जरूरी है। अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं किसी पीडीएफ को पढ़ रहा हूं तो पीडीएफ रीडर का होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हुए वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम काम में यूज लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स का समूह है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेरोल सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली हो गया आपका, ये इन्हीं की श्रेणी में आते हैं। आजकल बाजार के अंदर कई टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप मान लो, स्प्रेडशीट के अंदर आप समझ लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कोरल या फिर फोटोशॉप। आपको अगर फोटो एडिट करनी हो तो आप वर्ड में थोड़ी खोल सकते हो, या फिर आप उसको स्प्रेडशीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नहीं खोल सकते, उसके लिए आपको फोटोशॉप चाहिए होगा। कहते हैं ना कि लोगों ने फोटोशॉप कर दी फोटो को, मतलब वो फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी प्रकार में अगर मैं बात करूं वीडियो एडिटिंग के लिए तो फिल्मोरा के मैं बात कर सकता हूं, या फिर मैं बात करूं कि इसके अंदर एडोबी का प्रीमियम आता है, प्रीमियर, वो भी इसी टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके वीडियो को एडिटिंग करता है। अब उसके हम बात करते हैं कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि किसी विशेष संगठन के लिए या फिर किसी विशेष कंपनी के लिए आप कुछ विशेष कार्य करवाना चाहते हैं तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। क्या लिखा है इसके अंदर, किसी यूजर की स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी स्कूल या कॉलेज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया फीस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। एक चीज सोच के देखो कि आपके गांव के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर 100 स्कूलें हैं, जो सभी स्कूलें हैं उनकी फीस का जो डिटेल्स होगी वो सबके लिए अलग अलग होगी, परंतु एक स्कूल क्या कहता है कि आप मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दीजिए ताकि मेरे बच्चों की जो फीस सबमिट करने आए तो पर्ची अपने आप निकले, और जैसे ही फीस सबमिट कराए उनकी पर्ची अपने आप निकल जाए। तो इस प्रकार का अगर अपन कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज हम एक और बात के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर भाषाएं क्या होती है। कंप्यूटर भाषाएं क्या होती है, इस चीज की शुरुआत कुछ यूं समझो कि सबसे पहले तो अपन अगर बात करें कि कंप्यूटर समझता क्या है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 या 1। अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ भी बात कहनी है तो वो 0 या 1 में समझेगा, परंतु ये जो है चीज वो इंसान के लिए समझने में बहुत तकलीफ में थी। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या कुछ। एक गलती होगी, सोच के देखो कि मेरे को यहां से लेकर यहां तक मुझे एक कोड लिखना था 011000011 ऐसे टाइप में, ये मैंने कोड लिखा, इसका हो सकता है कि ये सिर्फ एक नंबर के लिए हो और इसके अंदर मैंने इस 0 की जगह अगर सोचो 1 कर दिया तो ये पूरा का पूरा खराब हो गया, ये मेरे कुछ काम का नहीं रहा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो मोस्ट यूजेबल, जो जल्दी से हम यूज ले पा रहे थे, तो उसको हमने क्या किया, उनको तो हमने एक नाम दे दिया, कोड दे दिया। तो उसको हमने क्या किया, जैसे सम हो गया, सम का मतलब होता है 2 संख्याओं का जोड़ करना। तो जैसे मैं यहां पर एक कोड लिख दूं, फिर सम लगाऊं और फिर मैं इसके अंदर ये कोड लिख दूं, तो एक आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये जो है इस लैंग्वेज से काफी इजी हो गया, क्योंकि अब मुझे सम के बारे में कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब मैंने 4 सम 5 किया, ये भी था, फिर मैंने 5 + 6 करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हम एक तरीके से कठिनाई से सरलता की ओर बढ़े। तो इसी प्रकार जो इनका बदलाव हुआ, जो इस लैंग्वेज के अंदर बदलाव हुआ, उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज में चेंजेस होना। उसके बाद हम बहुत टाइप के कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट करते हैं, आप आगे आने वाली क्लासों में वो भी पढ़ेंगे कि आपके सेकेंड ईयर में होगा कि आप सी लैंग्वेज समझेंगे, आप फोक्स प्रो समझेंगे, आपके थर्ड ईयर में होगा कि आप
C++ समझोगे, अब ओरेकल डाटाबेस के अंदर PL SQL के अंदर SQL के अंदर कोडिंग कैसे की जाती है, ये सभी आप उसके अंदर समझोगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बने रहें हमारे साथ, अपनी स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा, बने रहें हमारे साथ, घर पे बैठ के खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद, टेक केयर।